हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेन एनर्जी का। ठीक है, टॉस का 8वां लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टेन एनर्जी देखने वाले हैं। आज बात करेंगे कि स्टेन एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। अलग अलग लोड के केस में, चाहे एक्सियल फोर्स लग रहा हो, चाहे टॉर्सन लग रहा हो, चाहे बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो, अलग अलग केस में स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ये देख लेंगे। क्लियर। देन हम लोग उसके बाद बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि रेजिलियंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये सब क्या होता है। वन बाय वन हम लोग सभी चीज़ों को डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को कंसिडर करते हैं। ये हमारा फिक्स साइड हो गया और ये हो गया एक स्प्रिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्प्रिंग हो गया। लेट इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो है एल। इस स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, एल हो गया। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सियल फोर्स P अप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्या होगा, एक्सियल फोर्स है, टेंसाइल है तो क्या कर देगा, इलोंगेट करेगा, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होने के बाद जो स्प्रिंग का शेप है या फिर इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा ओरिजिनल लेंथ L। अब इस एक्सियल फोर्स के कारण जो लेंथ आया है वो क्या हो गया, ये डिफॉर्मेशन आ गया डेल एल का। ठीक है, कुछ ना कुछ इलोंगेशन आ गया, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, किसके कारण, इस एक्सियल फोर्स P के कारण। अब जैसे ही इसमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, जैसे इसमें स्ट्रेन आ गया, कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या हो गया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया है। क्लियर। हम लोग फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण डिफॉर्मेशन आया या स्ट्रेन आया, तो इस स्ट्रेन के कारण क्या हुआ, कुछ ना कुछ अमाउंट में इसमें क्या एनर्जी स्टोर हो गया। इसी स्टोर एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चला, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इज द स्टोर एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। क्लियर। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर है, जैसे ही क्या आया, फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन आया, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो गया। इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग क्या दे रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिए। क्लियर है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी बार में हम लोग जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है तो उसको वर्क डन बोलते हैं। तो इसको और क्या डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन। क्लियर है, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन या फिर वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन, दोनों क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी होगा। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, याद रखना, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो जो लोड डिफ्लेक्शन का कर्व बनेगा ना, उसका एरिया होगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी इज एरिया ऑफ या फिर एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व। समझते हैं इसको थोड़ा सा, क्यों बोल रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, तीन डेफिनेशन मिल गया। सबसे पहले मिला स्टोर एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, दूसरा मिला वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन, और तीसरा क्या मिला, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा समझेंगे। दो फॉर्मूला मिला, एक तो है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिफ्लेक्शन। क्लियर है। दूसरा क्या फॉर्मूला मिला है, दूसरा मिला हमको एरिया अंडर लोड एंड डिफ्लेक्शन। तो चलो एक कर्व बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक कर्व हो गया। ठीक, ये हो गया P और ये हो गया डेल। ठीक है, एक कर्व हो गया लोड और डिफ्लेक्शन का। अब देखो, अभी हम लोग केवल ग्रेजुअल लोड का बात कर रहे हैं। ग्रेजुअल लोड मतलब धीरे धीरे जिसमें बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग पूरे एक डेरिवेशन देखेंगे सभी चीजों का, कैसे कैसे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, बट अभी केवल समझते हैं। अब ग्रेजुअल हम लोग लोड अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी में, तो क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर। ये हमारा मान लो क्या था, स्प्रिंग था। ये हमारा एक स्प्रिंग था जिसमें हम लोग क्या करें, P फोर्स लगाए। अब धीरे धीरे हम लोग फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे इलोंगेशन भी बढ़ते जाएगा। तो कुल मिला के हम बात ये है कि इसका जो भी ग्राफ आने वाला है वो एक लीनियर बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका कर्व कुछ इस टाइप का बना। क्लियर है। जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाए वैसे वैसे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन भी बढ़ा।
तो कर्व कुछ कैसा बना, ऐसा बना, तो इसका ये जो एरिया है यही क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी होगा। देख लेते क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं, क्या होगा बताओ इसका एरिया। ये एक दिख रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है, डेल है, ठीक है, इंटू में हाइट, हाइट है पी, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू में पी इंटू में डेल। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या मिला, हाफ इंटू में लोड इंटू डिफ्लेक्शन विच इज एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। क्लियर है यहाँ तक। वर्क डन वाले फॉर्मूला में देखो क्या था, पी इंटू में डेल। अभी हम लोग क्या बताए यहाँ पे, ग्रेजुअल वाला देखिए, ग्रेजुअल केस, ग्रेजुअल केस मतलब धीरे 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 फोर्स बढ़ा। तो ग्रेजुअल केस में ये जो पी है क्या होगा, इस पी की वैल्यू को हम लोग एवरेज फोर्स लेंगे, ठीक है। जो भी लोड है वो क्या है, एवरेज लोड है। एवरेज लोड मतलब इनिशियली फोर्स 0 है, फिर धीरे 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 अमाउंट में क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है, और फाइनल अमाउंट क्या है उसका, पी है। मतलब फोर्स कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 0 से लेके पी तक बढ़ा ग्रेजुअली। तो एवरेज लोड क्या हो जाएगा, 0 + p डिवाइड बाई 2, मतलब कि p/2। क्लियर है। तो अगर हम लोग ग्रेजुअल लोड का केस देख रहे हैं तो इस p की जगह क्या डालेंगे, p/2। तो अल्टीमेट इसका ही फॉर्मूला क्या हो गया, p/2 इंटू में डेल, या फिर 1/2 इंटू में p इंटू में डेल। क्लियर है। तो स्ट्रेन एनर्जी समझ में आ गया क्या होता है, एक तो वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन होता है, दूसरा एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। क्लियर। चलो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, ठीक। U इक्वल टू क्या मिला हमको ग्रेजुअल लोड के लिए, 1/2 इंटू में फोर्स इंटू में डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन किसके कारण आ रहा है, डिफ्लेक्शन आया है एक्सियल फोर्स के कारण। एक्सियल फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन कितना आता है हमको पता है, इलॉन्गेशन वाले यूनिट में हम लोग देख चुके हैं कि एक्सियल फोर्स के कारण जो भी डेल आता है वो आता है PL/AE। क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ पे डाल दो, U इक्वल टू क्या मिला यहाँ से हमको, P तो ऑलरेडी था, फिर यहाँ पे डाल देंगे हम लोग PL/AE, मतलब P इंटू में P² इंटू में L/2 का 2 रहेगा, और ये नीचे का AE। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक U का फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला तो यहाँ मिल चुका था हमको 1/2 इंटू में P इंटू में डेल। दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, P² L/AE। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर और नीचे दोनों में क्या करूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया का इंटू कर दूँ और डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। U इक्वल टू क्या था, P² इंटू में L था, अपॉन में था 2AE। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया का इंटू और डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे, A इंटू में A क्या हो गया, A² हो जाएगा। ठीक है। चलो 1 बाई 1 देखते हैं। ये हो गया हमारा P², यहाँ पे L इंटू में A है, मतलब कि लेंथ इंटू में एरिया। लेंथ इंटू में एरिया वॉल्यूम होता है, पता है हमको क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू में लेंथ। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है। अपॉन में देख लो क्या क्या बच रहा है, 2 को 2 रहने दो, एरिया इंटू में एरिया क्या हो गया, एरिया का स्क्वायर हो गया, और इंटू में E। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, P² में A² दिख रहा है, P² में A² दिख रहा है। तो क्या होता है P² में A², U इक्वल टू क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे मिल गया हमको 1/2। P² में A² होता है सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस होता है ये P/A, तो P/A का स्क्वायर इसलिए सिग्मा स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस लिख दो, इंटू में है वॉल्यूम। क्लियर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमारा तीसरा फॉर्मूला मिल गया। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, और तीसरा क्या हो गया ये। क्लियर है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेजुअल लोड के कंडीशन में देख रहे हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, प्रोपोर्शनैलिटी बताते हैं और यंग्स मॉडुलस लगा लेते हैं। पता है ना हमको, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। अगर मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर है। अब इस फॉर्मूला में हम क्या डालना है, हमको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डालना है। क्या मिला हमको, U इक्वल टू 1/2E। ठीक है, इंटू में क्या था, इसका स्क्वायर था, इंटू में वॉल्यूम था। अब देखो इस E की जगह क्या डालना है मेरे को, इस E की जगह जो हम लोग नया फॉर्मूला निकाले हुक्स लॉ से वो डाल दो, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेन को ऊपर चल दो,
ये स्ट्रेन क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। तो क्या मिला हमको, 1/2 इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर, यहाँ भी स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, एक स्ट्रेस से एक स्ट्रेस कटा। सो यू का चौथा फॉर्मूला क्या मिला, 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन फिर वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे मिल गया हमको चौथा फॉर्मूला। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग चार तरीके से निकाल सकते हैं। किसके लिए, ग्रेजुअल लोड के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू में लोड इंटू डिफ्लेक्शन। दूसरा फॉर्मूला है P²L/2AE, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या मिला था हमको, 1/2 इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में यंग्स मॉडुलस इंटू में वॉल्यूम। और चौथा मिला 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। क्लियर है? बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको क्या दिया रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताओ रहेगा क्वेश्चन में, चार ऑप्शन दे दिया रहेगा। चारों में से आपको जो भी चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी, अगर तीनों, ये चारों में से कोई एक वहां पे मौजूद है तो वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, चार आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर उन चारों में से कोई एक इन चारों से मिलता है तो वो क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। अगर मान लो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो चार फॉर्मूला अवेलेबल है, जो भी डाटा हमारे पास है चारों में से जिसमें से निकल सकता है निकाल लो। क्लियर है, सिंपल सा। चलो, इससे पहले हम लोग क्या देख चुके थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख चुके हैं। क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक कर्व था जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनता है। ठीक है, यहां होता है स्ट्रेस, इस डायरेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ओ से ए तक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन इलास्टिक लिमिट होता है। क्लियर? देखो अभी हमको स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या मिला है, U इक्वल टू मिला है 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। क्लियर है? तो 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन अगर मैं करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका ट्राइंगल मिल जाएगा, मतलब किसका, एरिया मिल जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। क्लियर है? तो जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंटू में वॉल्यूम। याद रहेगा ये चीज। चलो, अब स्ट्रेन एनर्जी तो हो गया, अब बात कर लेते हैं रेजिलियंस का। ठीक है, अब किसका बात कर लेते हैं हम लोग, रेजिलियंस का। ठीक है, तब देखते हैं रेजिलियंस क्या होता है। देखो, रेजिलियंस भी होता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी को ही रेजिलियंस बोलते हैं, कब तक, जब तक स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी इज द स्टोर एनर्जी अप टू या फिर टिल इलास्टिक लिमिट। स्टोर्ड एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। क्लियर? देखते हैं, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ओ से ए तक क्या रहता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रहता है, और ए से बी रहता है इलास्टिक लिमिट। ठीक, तो इस इलास्टिक लिमिट के अंदर में जो भी स्टोर एनर्जी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि रेजिलियंस इज स्ट्रेन एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? जहां पे आपको ये वर्ड दिख गया इलास्टिक लिमिट, उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेजिलियंस भी बोल सकते हैं। मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। ठीक है, चलो, अगर हम लोग को मान लो पहला पॉइंट ये है, इसके रेस्पेक्ट में हमको स्ट्रेन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बना यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के लिए जो भी क्या आ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो भी स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू आने वाला है, हाफ इंटू में ये हमारा स्ट्रेस का वैल्यू इंटू में इतना स्ट्रेन का वैल्यू, ये रख देंगे, इंटू में वॉल्यूम रख देंगे। तो जो भी वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिलियंस बोलेंगे। इसलिए चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यू आर क्यों, स्ट्रेन एनर्जी रेजिलियंस टिल इलास्टिक लिमिट। ध्यान क्या रखना है हमको, रेजिलियंस का जहां जहां नाम आया वो इलास्टिक लिमिट को याद रखना है। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा, रेजिलियंस हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रूफ रेजिलियंस का, कि प्रूफ रेजिलियंस क्या है। ठीक है, रेजिलियंस के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। मतलब कि प्रूफ रेजिलियंस ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलियंस है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, या फिर
मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, अप टू इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस होता है। अब देखो यहां पे जैसे हम लोग 1 1 करके केस लेते हैं, चलो यहां पे नाम दे देते हैं 2 2, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेन कितना आएगा? यहां पे आएगा 2 2। सेम हम लोग यहां पे एक और नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको ई नाम दे देते हैं। सेम इसके रेस्पेक्ट में जो भी स्ट्रेन है वो उसको नाम दे देते हैं ई। क्लियर है? जब हम लोग सेक्शन 1 1 देख रहे थे तो इसके लिए एरिया कहां तक बन रहा था? इतना बन रहा था। अब बात करें हम लोग सेक्शन 2 2 का, तो सेक्शन 2 2 के लिए एरिया कहां तक बनेगा? ये पूरा बनेगा। ये पूरा किसके लिए कंसिडर होने वाला है? 2 2 के लिए। क्लियर है? तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया। अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग जो कि पूरा इलास्टिक लिमिट तक है, ठीक है। तो इसके कारण जो भी एरिया होगा ये पूरा खाली जगह बच रहा है, ये भी पूरा क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर ई के लिए होने वाला है। ये इलास्टिक लिमिट हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू में स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की वैल्यू 1 तक रखेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू 1 तक रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रेजिलेंस मिलेगा इस पॉइंट पे। सेम अगर हम लोग 2 2 तक रखेंगे तो क्या मिलेगा? रेजिलेंस मिलेगा इस पॉइंट तक का। सेम अगर हम लोग ई तक रखेंगे इस फॉर्मूला में, स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ तक, स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ तक, तो क्या मिलेगा? रेजिलेंस मिलेगा इस पॉइंट में। अब हम लोग 3 पॉइंट लिए, तीनों में से जो सबसे ज्यादा या फिर इस पूरे के पूरे कर्व में जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सकता है इस फॉर्मूला से, वो क्या होगा? प्रूफ रेजिलेंस होगा। क्लियर है? इस रेजिलेंस का फॉर्मूला है, हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार अलग अलग वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस का वैल्यू और उसके रेस्पेक्ट स्ट्रेन का वैल्यू। जहां पे हम लोग को पूरे इस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है इस फॉर्मूला से, वही क्या है? प्रूफ रेजिलेंस है। क्लियर हो गया? प्रूफ रेजिलेंस क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलेंस या फिर मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट। और अप टू इलास्टिक लिमिट हमको कहां पे मिलेगा? इसी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि इससे पहले तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का वैल्यू कम है। जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू कम है तो जो टोटल वैल्यू है वो भी कम आने वाला है। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब थर्ड देख लेते हैं, टफनेस। ठीक है, थर्ड क्या है? टफनेस है। क्या होता है टफनेस? ठीक है, टफनेस होता है रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये होता है स्टोर एनर्जी, ठीक है, स्टोर एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे इसमें अप टू इलास्टिक लिमिट था, उसमें क्या रहेगा? फ्रैक्चर पॉइंट रहेगा या फिर टिल फ्रैक्चर पॉइंट रहेगा। स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन टिल फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है? अब ये तो हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही बनाए हैं। अगर इस कर्व को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो क्या कैसा रहेगा कर्व? अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसके लिए कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और यहां हमारा हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन तक का ये हमारा क्या है? स्ट्रेन है। इस पूरे के पूरे सेक्शन के लिए हम लोग क्या बना लें? 1/2 इंटू में स्ट्रेस का वैल्यू इंटू में स्ट्रेन का वैल्यू इंटू में मटेरियल का वॉल्यूम। अगर यहां पे हम लोग डाल दिए टिल फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, टिल फ्रैक्चर पॉइंट अगर हम लोग ये वैल्यू डाल दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? टफनेस मिल जाएगा। टफनेस को हम लोग यूटी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? सिंपल सा था। स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन टिल फ्रैक्चर पॉइंट। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग रेजिलेंस देख लिए, प्रूफ रेजिलेंस देख लिए, टफनेस देख लिए। अब बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस देखो क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बेसिकली मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होता है। कब तक? इलास्टिक लिमिट तक। क्लियर है? ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी अप टू या फिर टिल, अप टू नहीं, टिल याद रखना, टिल इलास्टिक लिमिट।
क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी टिल इलास्टिक लिमिट। अब अगर किसी भी चीज़ का हमको डेंसिटी निकालना है, जैसे हम लोग पिछले बार क्या किए थे, वेट डेंसिटी निकाले थे। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है, अगर हम लोग वेट डेंसिटी का बात करें तो होता है वेट पर वॉल्यूम। यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या बोल रहा है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। किसी भी चीज़ का डेंसिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी अपॉन में वॉल्यूम। जैसे वेट डेंसिटी था तो वेट अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है तो स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम टिल इलास्टिक लिमिट। अब टिल इलास्टिक लिमिट हो गया, मतलब क्या होगा? प्रूफ रेजिलेंस। जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कहाँ तक बोल रहा है? टिल इलास्टिक लिमिट बोल रहा है, मतलब कि प्रूफ रेजिलेंस का बात कर रहा है। ठीक है, अप टू बोलता तो वो रेजिलेंस होता, बट टिल बोला है। ठीक है, टिल बोला है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रूफ रेजिलेंस। तो देख लो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस ये होगा आपका प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होगा? प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। चलो क्या होता है ये बताओ? UPR मतलब कि प्रूफ रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। अब डिवाइड बाई क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया और क्या मिला हमको? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मिला 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन टिल इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि क्या है? डेंसिटी है। कहां तक का डेंसिटी है? इलास्टिक लिमिट का तक का डेंसिटी है, तो इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम जो रेजिलेंस होता है वो प्रूफ रेजिलेंस होता है, तो प्रूफ रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, कहां तक का होगा? ये इलास्टिक लिमिट तक का। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन हो गया। क्लियर है? अब देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्लियर। मॉडुलस ऑफ टफनेस का बात करेंगे तो जैसे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या था? डेंसिटी था, ये भी क्या होगा? डेंसिटी होगा। कहां तक का? फ्रैक्चर पॉइंट तक का। तो लिख लेते हैं, ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी टिल फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर? अगर टिल इलास्टिक पॉइंट बोल रहा है तो वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। टिल फ्रैक्चर पॉइंट बोल रहा है तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताओ? MOR की जगह यहाँ पे आप लिख लेते हैं MOT, मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये हो जाएगा UT मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक का? टफनेस तक का, डिवाइड बाई वॉल्यूम। सेम है फॉर्मूला 1/2 इंटू में इसका क्या था? स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम अप टू टफनेस या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, डिवाइड बाई हो गया ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो हमको क्या मिला? मॉडुलस ऑफ टफनेस इज इक्वल टू टिल फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपको पूछा क्या है। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट तक पूछा है या फिर इलास्टिक पॉइंट तक पूछा है, देन आपको फॉर्मूला बताना है। क्लियर है? बस याद रखना है, अगर इलास्टिक तक का पूछ रहा है तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, और फ्रैक्चर पॉइंट तक पूछा है तो वो क्या है? मॉडुलस ऑफ टफनेस है। चलो, ये तो जितने टर्मिनोलॉजी हो गए थे कि रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग वापस से किसका? स्ट्रेन एनर्जी का अलग अलग टाइप के लोड के लिए, मतलब कि एक्सियल लोड के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, टॉर्सन के लिए, अलग अलग कंडीशन पे, चाहे लोड ग्रेजुअल लगे, चाहे सडन लोड लगे, चाहे इंपैक्ट लोड लगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड। देखो, एक्सियल लोड के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी आने वाला है हम लोग जस्ट अभी देखे, 4 फॉर्मूला निकाले हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला क्या था? U इक्वल टू हाफ इंटू में लोड इंटू में डिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या मिला था? सेकेंड फॉर्मूला हमको मिला U इक्वल टू P² L अपॉन में 2AE। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या मिला? थर्ड हम लोग को मिला है U इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में यंग्स मॉडुलस इंटू में वॉल्यूम।
मिला था। देन चौथा फॉर्मूला क्या था, चौथा फॉर्मूला मिला है हमको हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। क्लियर। तो ये चारों फॉर्मूला किसके मिले, एक्सियल लोड के लिए मिले। ठीक है, एक्सियल लोड। चलो, तो एक्सियल लोड के लिए फॉर्मूला यही रहने वाले हैं, चाहे हम लोग कोई सा भी लोड का केस कर ले, चाहे ग्रेजुअल लोड का बात कर ले, चाहे सडन का बात कर ले, या फिर इंपैक्ट का बात कर ले। बस चेंजेस कहाँ पे आने वाला है, ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है इसमें चेंज आने वाला है। ठीक है, ग्रेजुअल के लिए स्ट्रेस अलग आने वाला है, सडन के लिए स्ट्रेस अलग आने वाला है, और इंपैक्ट के लिए अलग आने वाला है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेजुअल लोड का। ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअल लोड में स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, P बाई ए होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, वो क्या था, ग्रेजुअल लोड के कारण था। ये जो फोर्स है वो ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है। अब ग्रेजुअली मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा समझना है यहाँ पे। ग्रेजुअली मतलब क्या हो रहा है, ये हमारे क्या है, रूफ है। मान लो रूफ में एक बार हैंगे। ठीक है, ये बार हैंगे, ये उसके नीचे में एक सपोर्ट, कुछ इस टाइप का बार है। अब क्या करना है मेरे को, इसके ऊपर 30 किलो न्यूटन का या फिर 30 न्यूटन का लोड लगाना है। चलो मान लेते हमको 30 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। ठीक है, इस बार में हम लोग 30 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। अभी कुछ नहीं लग रहा है, फिर थोड़ा सा क्या लगेगा, 10 किलो न्यूटन का पहले लगाऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर भी क्या करूंगा, लोड बढ़ाऊंगा, फिर से लगाऊंगा 10 किलो न्यूटन का। क्लियर है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, कितना, 10 किलो न्यूटन का। तो दिख रहा ना, ये ग्रेजुअली लोड बढ़ा, ग्रेजुअली लोड बढ़ा, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आने वाला है, ये जो सपोर्ट है वो क्या होगा, पहले यहाँ तक डिफॉर्म होगा, फिर यहाँ डिफॉर्म होगा, फिर यहाँ डिफॉर्म होगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे हैं, डिफ्लेक्शन भी क्या आ रहा है, ग्रेजुअली आ रहा है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। हमको 30 किलो न्यूटन का लोड लगाना था, हम लोग लोड को क्या कर रहे हैं, एक बार में नहीं लगाए, धीरे धीरे लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो इस लोड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्रेजुअल लोड बोल रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे समझना। ठीक है, अब हम जैसे लोड लगा रहे हैं, मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है, जो भी क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन कर रहे हैं इसमें, वो किसके बराबर हो रहा है, स्टोर्ड एनर्जी के बराबर हो रहा है। स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर है। देखो वर्क डन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा लोड, और ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं, कुछ इस टाइप का चेंजेस आ रहे हैं। लोड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेन आ रहा है, या फिर चेंज इन लेंथ आ रहा है। ये किसके बराबर होने वाला है, वर्क डन, स्टोर एनर्जी के। तो स्टोर एनर्जी हमको कहाँ दिखेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में दिखेगा। यहाँ बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसमें किसमें कंपेयर कर रहे हैं, लोड और डिफ्लेक्शन कर्व को कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंपेयर। तो यहाँ पे लगता है हमारा स्ट्रेस और यहाँ लग रहा है स्ट्रेन। क्लियर है। ये था वर्क डन और ये है स्टोर एनर्जी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आ रहा है ये मटेरियल के अंदर चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या, एक रेजिस्टेंट डायग्राम है और ये अप्लाई डायग्राम है। जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगाए, डिफ्लेक्शन आया, तो उसके कारण स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, कुछ इस टाइप का बढ़ेगा, अप टू इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कुछ इस टाइप का रहता है। क्लियर है। चाहे कैसा भी मटेरियल हो, चाहे कैसा भी लोड हो, क्या आने वाला है, ये लीनियर रहता है। कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो यहां पे लिख लो अप टू इलास्टिक लिमिट, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ये क्या रहेगा, लीनियर रहता है। चलो देखते हैं। अब इसके कारण एरिया जो आने वाला है वो कैसा आएगा, इसके कारण जो एरिया आने वाला है कुछ ऐसा आएगा, हाफ इंटू में फोर्स इंटू में डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन को डेल से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कारण क्या आएगा, जो स्ट्रेन एनर्जी या फिर स्टोर एनर्जी आने वाला है वो क्या आएगा, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। क्लियर है, देख चुके हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये क्या था, स्टोर एनर्जी था। चलो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 1/2 कैंसिल हो गया यहाँ से। क्लियर है। चलो P इंटू में डेल, डेल को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल को डेल एल लिख सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन कैसा आने वाला है, डेल एल में आने वाला है। तो यहाँ हो गया स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन को रहने दो, स्ट्रेन डेल एल बाई एल होगा। ठीक है, इंटू में वॉल्यूम, एरिया इंटू में लेंथ होगा। हो गया ऐसा। जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ से कैंसिल कर दो,
यहाँ पे क्या था, डेल एल था, तो डेल एल को डेल एल रहने दो। ठीक, देखो क्या क्या कैंसिल होगा, इस लेंथ से इस लेंथ को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, और इस डेल एल से इस डेल एल को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा P, और यहाँ पे क्या बच रहा है, स्ट्रेस बच रहा है इनटू में ये बच रहा है, ठीक है, P/A। तो ये समझ में आया कि स्ट्रेस क्या आने वाला है, P/A आने वाला है। जब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअल वाला कंडीशन देख रहे हैं, तो स्ट्रेस का वैल्यू P/A आने वाला है, तो इस फॉर्मूला में हमको क्या रखना है, P/A रखना है। ठीक है, तो एक्सियल लोड में जब बात कर रहे हैं हम लोग किसका, ग्रेजुअल लोड का, तो ग्रेजुअल लोड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, खैर एक्सियल लोड के लिए तो हर किसी का फॉर्मूला सेम होने वाला है, बट जब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ग्रेजुअल लोड का, तो ग्रेजुअल लोड में यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखेंगे, P/A रखेंगे। क्लियर है। चलो अब अगला केस देख लेते हैं। ये किसके लिए था, ये था ग्रेजुअल लोड के लिए। ठीक है, अब ग्रेजुअल लोड की जगह हम लोग बात कर लेते हैं सडन लोड का। सडन लोड क्या होगा, जैसे अभी लोड हम लोग धीरे 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 बढ़ा रहे थे, जितना लोड लगाना था हमको, कितना लोड लगाना था, 30 किलोमीटर का लोड लगाना था, तो हम लोग 1 बाय 1 करके क्या किए, धीरे 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 लोड बढ़ाए। सडन लोड क्या होने वाला है, सडन लोड ऐसा लोड होता है जितना लोड हमको लगाना है सीधा एक बार मिला के रख दो। क्लियर, जो एक बार में पूरा लग जाए। तो ये कुछ हमारा ऐसा बार था, ठीक है, इस बार में हमको क्या लगाना था, 30 किलोमीटर का लोड लगाना था। ग्रेजुअल में हम लोग क्या किए थे, धीरे धीरे लोड बढ़ाए थे, बट सडन लोड में हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक साथ लाके 30 किलोमीटर का एक बार में रख देंगे। तो ये क्या है, हमारा 30 किलो न्यूटन का लोड हो गया। ठीक है, तो इस लोड के कारण जो भी डिफ्लेक्शन आने वाला है वो क्या आएगा, वो भी एक बार का आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, डेल हो गया, या फिर डेल एल हो गया, जो बोलना है बोल लो। क्लियर है। सडन लोड मतलब कि पूरा का पूरा लोड एक बार में रख दिया, ग्रेजुअल लोड मतलब धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे थे। चलो अब इसके कारण देख लेते क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम होगा इसके कारण भी, क्यों, क्योंकि क्या है, एक्सियल लोड है, ये भी एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी, इसके लिए तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, बट स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा ये देख लेते हैं। देखो क्या पता है हमको, वर्क डन इक्वल टू स्टोर एनर्जी पता है। अब सडन लोड के कारण लोड इनटू में डिफ्लेक्शन कैसा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्स वाला डायरेक्शन है, ये है चेंज इन लेंथ का या फिर डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन है। अभी क्या हुआ है, सडन लोड लगा है, मतलब कि लोड पहले 0 था और उसका डायरेक्ट एक साथ 30 हो गया, मतलब कि लीनियर कुछ नहीं गया है, लोड हमारे यहां पे आ गया। क्लियर, देन उसके कारण डिफ्लेक्शन भी क्या आया, सीधा एक बार का डिफ्लेक्शन आ गया। तो कुछ इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, जो ग्रेजुअल के कारण धीरे धीरे बढ़ रहा था वो सडन के कारण क्या हुआ, एक बार में आ गया। क्लियर, चलो, बट इसके कारण जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि हमको क्या पता है, चाहे लोड ग्रेजुअल लगाओ चाहे सडन लगाओ, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक पॉइंट क्या होने वाला है, लीनियर होने वाला है। क्लियर, चलो अब देख लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, P इंटू डेल हो जाएगा। ठीक है, P इंटू डेल हो गया। इसके लिए तो एरिया सेम रहने वाला है, स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एरिया इंटू में लेंथ लिख देता हूँ। क्लियर है, चलो P को P रहने दो, डेल क्या है, डेल है हमारे यहाँ पे डेल L। ठीक है, 1/2 को 1/2 रहने दो, स्ट्रेस को स्ट्रेस रहने दो, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल L अपॉन में L इंटू में एरिया इंटू में लेंथ। क्या क्या जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, L कैंसिल हुआ, ठीक है, डेल L कैंसिल हुआ, क्या क्या बच रहा है, हाफ बच रहा है, स्ट्रेस बच रहा है और एरिया बच रहा है। चलो ट्रांसफर कर दो बाकी चीज़ों को, स्ट्रेस को उधर ही रहने दो, ये हो गया स्ट्रेस, यहाँ पे है P। क्लियर है, ये 1/2 क्या था, स्ट्रेस के साथ डिवाइड में था, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, P के साथ इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2P। क्लियर है, और एरिया क्या है, स्ट्रेस का साथ इंटू में, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, P के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो सडन लोड के कारण जो भी स्ट्रेस आने वाला है, क्या आने वाला है, 2P/A। क्लियर है, इम्पैक्ट सॉरी ग्रेजुअल के लिए कितना आया था, P/A आया था, सडन के लिए कितना आ रहा है, 2P/A आ रहा है। चलो समझ में आ गया ना सडन लोड और ग्रेजुअल लोड क्या होता है। देखो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो देखो क्या है यहाँ पे, स्ट्रेन का फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, U इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में क्या है, वॉल्यूम है। चलो स्ट्रेस की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2P/A, क्या हो जाएगा फिर देखो, U तो रहेगा ये ऐसा, स्ट्रेस की जगह आ जाएगा 2P/A, मतलब कि 2P अपॉन में A का होल स्क्वायर।
क्लियर है। इनटू में क्या है, वॉल्यूम है, डिवाइड बाई क्या है, 2E। चलो इस स्क्वायर को एक्सपांड कर दो या फिर ओपन कर दो, तो 2 का स्क्वायर की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इनटू में क्या है, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, E भी रहेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम भी रहेगा। क्लियर है। चलो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में लेंथ, तो 4 इंटू में P स्क्वायर इंटू में एरिया इंटू में लेंथ। इस वॉल्यूम को क्या कर दे रहा हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ कर दे रहा हूँ, पता है हमको यही होता है। अपॉन में क्या है, 2 है, इंटू में एरिया का स्क्वायर है, इंटू में यंग्स मॉड्यूलस है। क्लियर है। चलो इस एरिया से अगर मैं क्या कर दूं, ये स्क्वायर को एक हटा दूं, तो क्या मिला हमको, देखो क्या मिलेगा, 4 को 4 रहने दो, P स्क्वायर को P स्क्वायर रहने दो, और क्या बचा यहाँ पे, L बचा तो L रहने दो, अपॉन में क्या बच रहा है, 2, सिंगल एरिया बचा यहाँ पे, इंटू में क्या है, E है। ये क्या मिला हमको, U मिला। किसके लिए U, सडन लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी मिल गया। क्लियर है। चलो अब अगर मैं यहाँ से 4 को बाहर निकालू तो कुछ ऐसा दिख रहा है, U इक्वल टू 4 को ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, तो मिला P स्क्वायर इंटू में L अपॉन में 2AE। ठीक है, P स्क्वायर L अपॉन में 2AE। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। इसका ये मतलब हो गया, ये क्या था हमारा, सडन लोड है, इसका ये मतलब हुआ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन लोड इज इक्वल टू 4 टाइम इंटू में स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। तो यहां से याद रखना, जो भी स्ट्रेन एनर्जी किसके लिए आने वाला है, ग्रेजुअल लोड के आने, सडन लोड के लिए आने वाला है, वो ग्रेजुअल लोड का क्या होता है, 4 गुना होता है। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो सडन लोड क्या होगा, सडन लोड का जो स्ट्रेन एनर्जी है वो ग्रेजुअल लोड के स्ट्रेन एनर्जी से 4 गुना होगा। क्लियर। चलो अब क्या हो गया, सडन लोड हो गया, ग्रेजुअल लोड हो गया, बात कर लेते हैं इंपैक्ट लोड के लिए। ठीक है, ग्रेजुअल लोड मतलब समझ गए क्या हो रहा है, लोड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सडन लोड मतलब जितना भी लोड था एक साथ लगा दिए। अब क्या होगा, इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा पहले कि इंपैक्ट लोड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इंपैक्ट लोड सेम बार कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर। हमको क्या करना है, 30 किलोमीटर का लोड लगाना है। ग्रेजुअल लोड में क्या किए, पहले कुछ नहीं था, फिर 10 किलोमीटर लगाए, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। और सडन लोड में क्या किए कि एक साथ हम लोग क्या किए, 30 किलोमीटर का लोड लगा दिए। ग्रेजुअल लोड में क्या होगा, ये जो 30 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है, ये जो हम लोग 30 किलोमीटर का लोड लगा रहे हैं, उसको कुछ हाइट से, ठीक है, इस ग्राउंड के कुछ हाइट से, मतलब कि ये h डिस्टेंस से क्या करेंगे, फॉल कराएंगे। ठीक है, जो लोड हम लोग क्या लग रहा है, सडन लोड भी लगा रहे थे, सेम लोड हम लोग फिर से लगाने वाले हैं, बट क्या करेंगे, एक हाइट से, मतलब h हाइट ऊपर से लगाएंगे, जिसके कारण क्या करेगा, वो इम्पैक्ट लोड लगेगा। क्लियर है। क्या होता है इम्पैक्ट लोड, पता चल गया ना, जो कि कुछ डिस्टेंस से गिरे। चलो, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, एक बार का डिफ्लेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए पूरा डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला इम्पैक्ट लोड के लिए, ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड के लिए स्ट्रेस क्या होने वाला है, P बाई ए 1 प्लस अंडर रूट में 1 2EAH अपॉन में PL। क्लियर है, जहां पे P क्या है, फोर्स है, ये क्या है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी मटेरियल का होगा, 1 1 तो पता है, E है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, H क्या है, हाइट ऑफ फॉल है। क्लियर है, L क्या होगा, लेंथ ऑफ बार होगा। क्लियर, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इम्पैक्ट है ये। ठीक है, तो P बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस फॉर ग्रेजुअल लोड होता है, तो ग्रेजुअल लिख दो। ठीक, और यहाँ पे क्या मिला हमको, IF 1 प्लस IF। ठीक है, जहां पे IF का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू इंपैक्ट फैक्टर। क्लियर है। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इंपैक्ट लोड क्या आने वाला है, हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस स्ट्रेस की वैल्यू
इंपैक्ट के कारण जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको रखना है। क्लियर है? तो क्या हो गया यहाँ पे एक्सियल लोड के लिए तीनों लोड कंडीशन देख लिए हम लोग। देखो क्वेश्चन में ज्यादातर क्या हर बार लगभग ग्रेजुअल लोड के बारे में ही पूछेगा। हम जो एग्जाम दिला रहे हैं उसमें क्या पूछने वाला है, हमेशा ग्रेजुअल लोड ही पूछेगा। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। क्या चीज का फॉर्मूला रखना है? पहले तो ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। किसके लिए? एक्सियल लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी क्या आ रहा है इसका, ठीक है। देन बार बार क्या होगा आपको, खाली अगर लोड चेंज करने बोलता है तो कभी इंपैक्ट बोलेगा या फिर सडन बोलेगा। मान लो अगर बोलता है तो आपको बस याद रखना है कि सडन के लिए जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो 2p/a होता है, ठीक है। जहां पे ग्रेजुअल के लिए क्या होता था, ग्रेजुअल के लिए होता था p/a, ठीक है। और इंपैक्ट के लिए अगर आपको बोल दिया तो इंपैक्ट के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? हालांकि ये नहीं पूछने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये पूछेगा या फिर ये पूछ सकता है। क्लियर है? बट अगर गलती से आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रहना है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आया तो फॉर्मूला पूछ सकता है बस ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? तो किसके लिए हो गया, एक्सियल फोर्स के लिए हो गया। चलो फॉर्मूला एक्सियल फोर्स के लिए स्ट्रेन का U इज इक्वल टू P²L/2AE, ये फॉर्मूला है। लेट कोई आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, जिसमें जो भी आपका बार है, मान लो ये क्या हो गया, आपका एक बार हो गया जिसमें क्या लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है P, ठीक है। ये अगर बार ऐसा है जिसका थ्रू आउट द लेंथ A और E क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ A और E की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे कंडीशन में हम लोग एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिप लेंगे जिसका लेंथ हम लोग मानेंगे क्या, dx। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रिप पे निकाल लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे udx लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, p² इंटू में l, तो p² तो भाई जो भी फोर्स होगा वो तो इस पर भी लग रहा है, तो यहाँ हो गया p का स्क्वायर इंटू में l मतलब क्या होता है, बार का लेंथ होता है। यहाँ पे लेंथ कितना है, dx है, तो यहाँ हो गया dx अपॉन में क्या है 2AE, ठीक है। जिस बार का एरिया होगा, जिस बार का क्या होगा, यंग्स मॉडुलस होगा वो। अब ये किसके लिए निकला, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए निकला। अब मेरे को थ्रू आउट द लेंथ चाहिए, थ्रू आउट द लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, पूरे बार के लिए चाहिए, तो ये मिलेगा हमको 0 से L तक, पूरे लेंथ तक का इंटीग्रेट करके, किसको, इस वैल्यू को, ठीक है। कैसे आएगा, ये आ गया 0 से लेके L तक का p² इंटू में अपॉन में है 2AE, यहाँ है dx। क्लियर है? अगर बार कैसा है, बार का थ्रू आउट द लेंथ एरिया और यंग्स मॉडुलस वेरी कर रहा है, देन हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा U इज इक्वल टू 0 से लेके L लिमिट है p² अपॉन में 2AE इंटू में dx। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जितने भी केस बन सकते थे एक्सियल लोड की कंडीशन में वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉर्सन का और बेंडिंग मूवमेंट के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितना आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन। देखो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है ये आपको पता चल गया। स्ट्रेन एनर्जी होता है वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन। क्लियर है? जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण जो भी क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसके कारण जो भी एनर्जी सेव हो रही है वो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। अब हम लोग बात करने वाले किसके लिए, टॉर्सन के लिए। तो देखो हम लोग खाली ग्रेजुअल का बात करेंगे, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में को पूछा नहीं है, ना तो पूछ सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता। इसलिए हम लोग हर बार क्या करेंगे, अब केवल ग्रेजुअल का बात करेंगे। एक्सियल लोड में हम लोग तीनों कंडीशन को देख चुके हैं क्योंकि वो कभी ना कभी यूज हो सकता था, बट टॉर्सन और बेंडिंग स्ट्रेस में या फिर बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, केवल ग्रेजुअल वाला कंडीशन का बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है वर्क डन, वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होगा, जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इनटू में उसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, यही होता है वर्क डन। वर्क डन ही क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। तो देखो इस बार हम लोग जब टॉर्सन का बात करें तो फोर्स कैसा है, हम लोग टॉर्सनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, टॉर्सनल फोर्स लगा रहे हैं और वो भी कैसा लगा रहे हैं, ग्रेजुअली लगा रहे हैं। मतलब शुरू में टॉर्सन 0 है, देन धीरे 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 क्या होगा, टॉर्सन बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या है, टॉर्सन 0 है, देन टॉर्सन बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या लेना है, टॉर्सन फोर्स में दोनों का एवरेज लेना रहता है, ठीक है। तो 0 से लेकर t तक का एवरेज लेंगे तो हम लोग को क्या मिला, t/2 मिल गया। तो हम लोग इस फोर्स की जगह क्या लग रहे हैं, टॉर्सनल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी शाफ्ट में हम लोग टॉर्सन लगाते हैं तो उसके कारण रोटेशन आएगा, ठीक है। जैसे फोर्स एक्सियल फोर्स लगा रहे थे तो उसके कारण डिफॉर्मेशन आ रहा था वर्क डन में, फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन आता है और टॉर्सन के कारण क्या आता है, रोटेशन आ रहा है। थोड़ा सा और समझेंगे, रोटेशन आ रहा है, रोटेशन को हम लोग क्या करेंगे, एंगल से डिनोट करते हैं, थीटा से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमको, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन क्या होता है, 1/2 इंटू में टॉर्सन इंटू में रोटेशन। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्कुलर शाफ्ट कंसिडर करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कुलर शाफ्ट हो गया, ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट हो गया।
क्लियर? ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर शाफ्ट है, लेट की इसका लेंथ जो है वो है एल, इसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें क्या करता हूं, टॉर्सन अप्लाई करता हूं, जैसे इसमें क्या लगाया, टॉर्क लगाया, फिर टॉर्सन अप्लाई किया, इस टॉर्सन के कारण ये जो इसका एक्सिस था, ठीक है, ये इसका एक्सिस था, ये क्या करेगा, देखो ये एक सर्कुलर शाफ्ट है, इस सर्कुलर शाफ्ट को मैं एक साइड फिक्स करके रखा हूं, अब एक साइड से मूवमेंट लगा रहा हूं, क्लियर है, एक साइड से मूवमेंट लगा रहा हूं, तो समझना ये इसका जो एक एक्सिस होगा वो थोड़ा सा रोटेट होगा अपनी जगह से, कुछ ऐसा रोटेशन आ जाएगा, मतलब अगर ये इसके क्रॉस सेक्शन का सेंटर था तो जो एंगल कुछ ऐसा बन रहा था अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्लियर है, ये एक्सिस कुछ पहले ऐसे था, अब क्या हो जाएगा, जैसे रोटेशन आया ये वाला एक्सिस यहां तक चले गया, तो इनके बीच में जो भी एंगल बना यही क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, टॉर्सन के कारण कितना वर्क किया हम लोग, इतना रोटेट किए हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? ये मान लो इसका एक एक्सिस था, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें, फोर्स को लगाए तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ फिक्स है, बट ये आगे रोटेट हो गया, आगे रोटेट होने के कारण जो एक्सिस यहाँ मिल रहा था वो एक्सिस थोड़ा सा आगे चले गया, फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, वही एंगल क्या है, थीटा है, क्लियर है? ठीक है, तो क्या मिला हमको यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी 1/2 इंटू में टॉर्सन इंटू में रोटेशन। अब देखो हम लोग को जब भी हम लोग टॉर्सन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है ये, T/J इज इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, क्लियर? ये क्या होगा, टॉर्सन इक्वेशन होता है, जब हम लोग टॉर्सन वाला या फिर टॉर्सन वाला पार्ट आगे करने वाले हम लोग उसमें करेंगे तो अच्छे से देखेंगे इसको कि क्या होता है ये, बट अभी देख लो टी क्या है, यहाँ पे टॉर्सन है, जो भी हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ, अगर हमारा क्या है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो जे की वैल्यू क्या होगी, π/32 इंटू में डी के पावर 4, जहां पे डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है? तो ये क्या होगा, पोलर मूवमेंट जैसे हो जाएगा। टाउ क्या है, टाउ हमको पता है शियर स्ट्रेस होता है, जैसे हम लोग क्या लगाएंगे, टॉर्सन लगाएंगे, इसमें क्या आने लगेगा, शियर स्ट्रेस आने लगेगा, तो टाउ की वैल्यू पता चल गई, आर पता चल गया, रेडियस होता है, जी होता है शियर मॉडुलस, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर है? थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो भी यहाँ पे एंगल आया, क्लियर, ये जो एंगल आ रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, याद रखना है इसकी वैल्यू हमेशा हमको रेडियन में कंसिडर करनी है, अगर डिग्री में भी दिया है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल होता है लेंथ, क्लियर है? तो ये टॉर्सनल इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू में टी इंटू में थीटा, यही है। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा, T/J इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल लिख सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को अगर थीटा चाहिए तो क्या मिलेगा, थीटा, थीटा इक्वल टू मिलेगा T इंटू में एल अपॉन में जी जे, क्लियर? नाउ अब इस थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या मिला फिर मेरे को, 1/2 इंटू में टी ऑलरेडी यहाँ पे था और एक टी यहाँ का हो गया, तो टी स्क्वायर इंटू में एल डिवाइड बाई जी जे, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टॉर्सन। समझ में आ गया स्ट्रेन एनर्जी किसके कारण, टॉर्सन के कारण कितना आने वाला है, इतना आने वाला है। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू टॉर्सन इंटू में एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल हमेशा याद रखना रेडियन में रहने वाला है, एंगल की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से, टॉर्सन इक्वेशन से, तो फॉर्मूला क्या मिला, 1/2 इंटू में टी स्क्वायर इंटू में एल अपॉन में जी जे। सेम अगर एक्सियल फोर्स था तो एक्सियल फोर्स के कारण फॉर्मूला क्या मिला था हमको, सिमिलर मिला था, ड्यू टू एक्सियल फोर्स 1/2 था, यहाँ पे हम लोग टॉर्सन लगाए बोल के टी लिखे, वहाँ पे क्या लगा रहे थे, एक्सियल फोर्स लगा रहे थे, पी रख रहे थे, तो यहाँ पे एल था, अपॉन में क्या था, ए ई, ठीक है, ए ई था, यहाँ पे क्या है, जी इंटू में जे है, जहाँ पे जी है शियर मॉडुलस, यहाँ पे ई था यंग्स मॉडुलस, ये है पोलर मोमेंट ऑफ रेडियस, और ये क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्लियर है? दोनों फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है, अगर एक टर्म फॉर्मूला हम लोग याद रखे हैं तो दूसरा हम लोग को बिल्कुल भी भूलने, मतलब याद रखने में कठिनाई नहीं होगा, ठीक है, आराम से यहाँ पे अपन याद कर सकते हैं। चलो, तो ये क्या पता चल गया हमको, फॉर्मूला पता चल गया किसके लिए, टॉर्क। अब मान लेते हैं ये जो हमारा शाफ्ट है, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट, इसमें जो जी और जी का वैल्यू है ये थ्रू आउट द लेंथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, थ्रू आउट द लेंथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक शाफ्ट या फिर एक स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे जिसका जो लेंथ होगा वो होगा dx, क्लियर है? अब इस dx में स्ट्रेन कितना आने वाला है, स्ट्रेन एनर्जी u इंटू में dx है, ये u dx, इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी आएगा t का स्क्वायर इंटू में l,
एल कितना है, एल इज बार डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस स्ट्रिप पे स्ट्रेन एनर्जी हो गया ड्यू टू टॉर्सन। अब हमको थ्रू आउट द लेंथ चाहिए, थ्रू आउट द लेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक का। तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन मिल जाएगा थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर है, सिंपल सा था, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो कोई याद रखने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, चलो अब क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी टॉर्सन का। आप देख लेते हैं बेंडिंग के कारण क्या हो रहा है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के कारण। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक बीम बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक बीम हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं जैसा ही क्या करूँगा, मोमेंट अप्लाई करूँगा, ये जो बीम है उसका शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा बीम था, जैसे भी मैं क्या किया, मूवमेंट अप्लाई किया, इस बीम का शेप कुछ ऐसा टेढ़ा हो गया, दिख रहा है, पहले ऐसा था वो कुछ ऐसा हो गया। जैसे क्या किया हम लोग, मूवमेंट अप्लाई किए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मूवमेंट को m। क्लियर, देखो अब अगर मैं क्या करूं, ठीक है, क्लियर, कुछ ना कुछ एंगल से क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व बन रहा है। ठीक, कोई ना कोई एंगल का यहाँ पे क्या बना, कर्व बना, तो इस रेडियस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आर। ये आर क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ तक रहेगा ये आर, न्यूट्रल एक्सिस तक का हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लियर है, किसी ना किसी एंगल से क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कर्व बन रहा है, इस कर्व का जो ये रेडियस इसको आर दे दी नाम। क्लियर है, चलो देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, पता है हमको। स्ट्रेन एनर्जी होता है फोर्स के कारण जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, यानी कि एम के कारण इसका डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल में ये रोटेट हो जा रहा है, मतलब कि रोटेशन आया। ठीक है, एक्सियल फोर्स था तो फोर्स इंटू में डिफ्लेक्शन था, जैसे टॉर्सन लगा था तो टॉर्सन इंटू में क्या आ गया था, एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया था, और यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया। क्लियर है, उसमें आया था एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। चलो अब हम लोग फिर से किसका बात कर रहे हैं, जो मूवमेंट है कैसा लग रहा है, ग्रेजुअली लग रहा है, पहले जीरो है फिर धीरे 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 मूवमेंट बढ़ रहा है, मतलब कि इनिशियली है मूवमेंट जीरो, देन धीरे धीरे क्या हुआ, वो फाइनल मूवमेंट तक पहुंचा, तो इसका एवरेज कितना आ गया, m/2 आ गया। तो इस मूवमेंट का जगह हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो m/2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इंटू में थीटा। अब देखो जैसे टॉर्सन के लिए हम लोग क्या देखे थे, एक टॉर्सनल इक्वेशन देखे थे, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, बेंडिंग देख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक बेंडिंग इक्वेशन होता है। क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन, m/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R। क्लियर है, m/I सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R है। देखो अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया है। ठीक है, हमको क्या पता है, थीटा है एंगल, थीटा है एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, पता है हमको, एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो देखो आर्क कितना है यहाँ पे, आर्क है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर्क कितना है, एल है, तो यहाँ पे एल हो गया, ये कितना है, आर है। क्लियर है, आर्क हो गया एल और रेडियस क्या है, आर है। तो क्या मिला यहाँ पे मेरे को, थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो, U इक्वल टू क्या हो गया, m/2 इंटू में L/R। क्लियर है, चलो अब इसको देखो, यहाँ पे E/R और ये क्या है, m/I, इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं इक्वेट। क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिला, m/I इज इक्वल टू E/R। क्लियर है, चलो यहाँ से अगर मेरे को 1/R का वैल्यू निकालना है तो कुछ ऐसा मिलेगा, m अपॉन में EI इज इक्वल टू 1/R कर सकता हूँ। चलो यहाँ से वापस देख लेते हैं, U इक्वल टू क्या है, 1/2 है, इसको अलग अलग लिखते हैं, m को अलग लिखते हैं, इंटू में क्या है, L है, और इंटू में है 1/R, दिख रहा है। अब इस 1/R की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, m अपॉन में EI पुट कर सकते हैं, तो कर दो। सो U इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 रहने दो, m यहाँ पे है तो m रहने दो, L है यहाँ पे तो L भी रहने दो। ठीक है,
1/r की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, m अपॉन में ई आई। क्लियर। तो फाइनल जो हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा है किसके लिए, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, क्या मिल रहा है देख लो। जो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, u इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, m इंटू में m मतलब कि m स्क्वायर इंटू में l अपॉन में ई आई। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर l अपॉन में ई आई। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये तो हो गया। अब अगर मान लो कि जो हमारी ये बार है, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ उसका ई और आई क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, हम लोग को फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ठीक है, डी एक्स का क्या लिया हम लोग, स्ट्रिप ले लिया। अब स्ट्रिप पे क्या निकालो, स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो, यू डी एक्स फॉर स्ट्रिप है 1/2 इंटू में एम का स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट दोनों में सेम लगने वाला है, ई आई किसका, स्ट्रिप का, इंटू में है एल, एल है डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस स्ट्रिप के लिए हो गया। थ्रू आउट द लेंथ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l 1/2 m स्क्वायर अपॉन में ई आई इंटू में डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, बेंडिंग मूवमेंट के लिए कभी भी हमको क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी चाहिए जब थ्रू आउट द लेंथ उसका ई आई क्या है, कांस्टेंट नहीं है, उस समय के लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ड्यू टू टॉर्सनल फोर्स, ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर है। चलो अब इसके बाद अब क्या है, आज संडे है तो जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, क्वेश्चन सीरीज आने वाला है, या तो आज रात तक या तो फिर कल सुबह तक वो क्वेश्चन सीरीज आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो।